सो वेलकम बैक टू डब्ल्यू एम क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोलॉजी। ठीक है, हमने बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया अपना। उसके बाद मैंने वोटिंग भी करवाई थी टेलीग्राम पे, तो आप ज़्यादातर लोगों ने बोला कि सर इकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, तो कोशिश करते हैं इसको जल्दी ख़त्म करने की। लेकिन फिर भी मुझे लगता है मिनिमम भी 5 से 6 लेक्चर्स इसमें लग जाएंगे। अब आपने सिलेबस देखा होगा अपना, इसमें जीएस में ये 2 टॉपिक्स आपको दे के रखे हैं, इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट, फूड चेन एंड फूड वेब। उसके बाद इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ओजोन लेयर, डिप्लीशन और ग्रीन हाउस। ये तो कहने का मतलब मान के चलते हैं कि जीएस में आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो बनेंगे। और जीके में भी अलग से ये दे के रखा है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ये खुद में बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। ये जो इन्होंने सिंपल 3 लाइनें लिखी हुई हैं ना, तो ये अगर पढ़ने बैठेंगे तो इसी के लिए हमें 10-12 लेक्चर्स चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना डेप्थ में जा सकूँ जाऊँ, और जितना अच्छे से कवर करवा सकूँ करूँ। तो मान के चलो कि 5 से 6 लेक्चर्स लग जाएंगे। तो आज का टॉपिक में असल में हम पढ़ने के जा रहे हैं, उसका थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि सबसे पहले तो हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे फर्स्ट लेक्चर में। अगर किसी को पहले से अंडरस्टैंडिंग है इसकी कि कैसे इवॉल्व हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 मिनट स्किप भी कर सकते हो। और उसके बाद फिर हम इसमें स्टार्ट क्या करना है, हमने मेन यही थोड़ा सा इकोलॉजी वगैरह, ठीक है, ये इकोसिस्टम, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे हम, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ये लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तो आज उतना हमारा डेप्थ में नहीं, लेकिन ये बेसिक जितने भी हैं, क्योंकि ये पढ़ने के बाद ना फिर आप ये है कि आप खुद भी पढ़ सकते हो बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई जो मैं आज बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इकोलॉजी हम पढ़ क्यों रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तो इकोलॉजी का सबसे पहले मतलब समझने के लिए उससे हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअली इमर्ज हुआ है बायोलॉजी से। किससे इमर्ज हुआ है, एक मिनट रुकना, ये इमर्ज हुआ है बायोलॉजी से। अब आप बोलोगे बायोलॉजी से कैसे इमर्ज हुआ, तो बायोलॉजी में असल में एक जिसको हम बोल सकते हैं एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, एक सब्जेक्ट बायोलॉजी में होता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का आप देखोगे तो वो लिंक्ड है बहुत ज़्यादा किससे, इकोलॉजी से। अब बायोलॉजी में एक्चुअली हम क्या पढ़ते थे, अगर आपको याद हो कि हम पढ़ते थे कि एक मतलब जैसे लाइफ के किसी एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के मतलब देखते थे कि उसके क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। जैसे हम मान लो हम सेल के बारे में पढ़ते थे, फिर हम देखते थे सेल मिल के आपस में टिश्यूज़ बना रहे हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, फिर वहाँ से एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ते थे, सिर्फ एक इंडिविजुअल बेसिस पे पढ़ते थे, किसी एक इंडिविजुअल को पकड़ते थे, वो कैसे फंक्शन कर रहा है, वो कैसे खाना बना रहा है, उसके न्यूट्रिशन का क्या तरीका है, उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है, वो सारी की सारी चीज़ें हम एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पहले पढ़ते थे। फिर वही चीज़ हम प्लांट्स पे लगाते थे, वही चीज़ हम माइक्रोब्स पे लगाते थे, उसी का एनालिसिस करते थे। ये हम बायोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं, तो बायोलॉजी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इकोलॉजी में एक्चुअली हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म तक ही नहीं महदूद रहेंगे, बल्कि हम इससे 2 स्टेप आगे जाएंगे। पहली चीज़ हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कि वो ही सिर्फ खुद में एक मतलब अजूबा नहीं है, उसी में एक मिरेकल नहीं है, बल्कि आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा प्लेनेट ही खुद में एक मिरेकुलस है। ठीक है, पूरा का पूरा प्लेनेट कैसे, आपने जैसे हमने बायोलॉजी में पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म, एक मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म आप ले लो, आप देखो उसके अंदर कितनी चीज़ें चल रही हैं, आप सोच के देखो। ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म में आप एक एक चीज़ देखो कि मतलब वो कैसे फंक्शन कर रही है, वो लाइफ कैसे एग्जिस्टेंस में आई हुई है। तो बंदा सोच सोच के मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई अजूबा ही हो रहा है। तो आप देखोगे ना, पूरे के पूरे यूनिवर्स में अर्थ के बगैर आपको कोई और प्लेनेट ही मिलेगा जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अभी तक हमने जितना ढूंढा है, जितनी हमारी नॉलेज है, तो उस बेसिस के ऊपर हमने मतलब जितना भी स्टडी किया, तो हमें पता चला कि लाइफ पॉसिबल सिर्फ अर्थ पे ही है। अर्थ जैसे कुछ प्लेनेट्स हैं जहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, लेकिन है नहीं है। ठीक है, तो हमारी नॉलेज में सिर्फ यही है। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे तो खुद में अर्थ कितनी बड़ी मतलब हमारे लिए एक अजूबा ही है। ठीक है, अब अगर आपको जैसे आपको पता भी होगा कि मतलब लाइफ, अगर आप बात करो कि यहाँ पे लाइफ अगर पॉसिबल है अर्थ पे, तो कुछ कंडीशंस होंगी ना, किस वजह से पॉसिबल है। वही कंडीशंस हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि मतलब वो कौन कौन सी कंडीशन हैं। जैसे मान लो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, मतलब क्या बॉन्डिंग है, क्या रीज़न है कि वो आपस में मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। सिर्फ लिविंग नहीं, हम देखते हैं जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो भी इस लिविंग थिंग को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इन सब के इंटरेक्शन की वजह से ये लाइफ पॉसिबल हुई है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा सा पीछे चलो। पीछे कहाँ जाएंगे हम, देखो मानो कि जैसे सोलर सिस्टम कब बना है आपको पता होगा, 4.5 बिलियन ईयर्स हो गए। कितने हो गए हैं, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारा सोलर सिस्टम बना है। अच्छा,
उसको छोड़ो, ये बताओ कि लाइफ इस प्लेनेट के ऊपर कब स्टार्ट हुई है? आपको पता होगा कितने? 3.5 बिलियन, 3 से 3.5 बिलियन से बताते हैं ना, हमारी स्टडी के हिसाब से इतने साल हो गए हैं कि लाइफ स्टार्ट हुई है कहाँ पे? अर्थ पे। लेकिन याद रखना ये लाइफ स्टार्ट कहाँ हुई थी, पता है ना आपको? कहाँ पे? पानी में हुई थी। हाइड्रोथर्मल वेंट्स का नाम सुना होगा ना, मतलब यूनिसेलुलर लाइफ शुरू में स्टार्ट हुई थी, सिर्फ एक सेल था, ठीक है। फिर वो एक सेल से मल्टी सेलुलर पे गए, तो एक सेल पे ही पहले हम 1 बिलियन ईयर्स तक तो एक सेल पे ही रहे, फिर नेक्स्ट के 1 बिलियन ईयर्स तक हम मल्टी सेलुलर लाइफ जीते रहे, लेकिन कहाँ पे? कन्फाइंड टू ओशियन ऑनली, ठीक है, हम बाहर नहीं निकले वहाँ से। फिर अगर हम बात करें लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर अगर लाइफ का वजूद आया है, स्टार्ट हुई है, वो कब हुई है? उसे हमें सिर्फ 1 बिलियन ईयर हुआ है। कितना हुआ है? 1 बिलियन ईयर्स हुए हैं। अब उसमें भी हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि लाइफ जो पॉसिबल हुई है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हुआ है तो उसको सिर्फ 1 बिलियन ईयर हुआ है। जैसे सबसे पहले हमें पता है एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस में क्या मतलब जो लैंड पे भी रहते थे और ओशन में भी रहते थे। एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स का नाम सुना होगा, फिर आस्ते आस्ते रेप्टाइल्स आ गए। फिर ये जो मैमल्स हैं जिनकी कैटेगरी में फिर हम आते हैं आगे प्राइमेट्स में, और प्राइमेट्स में भी बहुत सारी कैटेगरी जिसमें फिर लास्ट में जाके एवोल्यूशन के बाद ह्यूमन बींग्स सामने आए। तो कहने का मतलब हम बहुत रिसेंट हैं। जैसे आपको पता होगा डायनासोर कब से कब तक थे? 260 मिलियन ईयर्स से लेके 66 मिलियन ईयर तक तो कौन रहे हैं? डायनासोर रहे हैं। तो डायनासोर को भी 66 मिलियन ईयर्स साल हो गए हैं इस दुनिया से गए हुए, ठीक है, वो एक्सटेंट हो गए हैं जब से। उसके बाद फिर एवोल्यूशन होते होते, कहने का मतलब आप देखोगे तो मैमल्स का एवोल्यूशन, मैमल्स सामने आए। तो मैमल्स में भी आपको पता है फिर बहुत सारी कैटेगरी, उसमें प्राइमेट आता है, ये भी शायद 26 के कौन सा नंबर पे नीचे एवोल्यूशन में, इसमें ऑर्डर में। तो प्राइमेट में, फिर प्राइमेट में हमने देखा जैसे ह्यूमंस के साथ हमारे पास ये गोरिल्ला, मंकी, चिंपैंजी, लेमूर, ठीक है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जितने भी हैं। तो एक तो ह्यूमन, तो कहने का मतलब जैसे ह्यूमंस, तो अब ह्यूमंस की अगर हम बात करें, अपनी बात भी करें, तो हमारे पास जो हिस्ट्री है, अगर आप देखोगे पीछे जाके, हम अगर हिस्ट्री खंगालना शुरू करें अपनी, तो हमारे पास 3000 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री मौजूद नहीं है, रिटन हिस्ट्री 3000 साल से ज़्यादा की नहीं है हमारे पास रिटन हिस्ट्री। तो कहने का मतलब हम तो अभी अभी के हैं ना। तो मतलब एज ए स्पीसीज़ की अगर बात करेंगे, अगर हम एज ए स्पीसीज़ बात करें, तो हम रिलेटिवली बहुत ज़्यादा न्यू हैं, ठीक है, और हमारी हिस्ट्री तो उससे भी ज़्यादा न्यू है। लेकिन प्लेनेट के ऊपर लाइफ की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया कितने साल हो गए हैं लाइफ को, 3 से 3.5 बिलियन ईयर्स। सोच के देखो। तो इसका मतलब वो क्या सारी की सारी राइट सेट ऑफ कंडीशंस रही होंगी जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हुई, वो पढ़ना है हमने किस में शाबाश, इकोलॉजी में। समझ रहे मेरी बात? तो अब देखो, असल में स्टडी ऑफ बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते थे कि जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते थे कि उसके अंदर का सारा मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ के मतलब उसके पूरे फंक्शंस, उसके सारे के सारे, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन एरिया जो था वो हम बायोलॉजी में कवर करते थे। यहाँ पे हम इकोलॉजी में एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इकोलॉजी में हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, ठीक है, एक स्टेप के बल्कि 2-3 स्टेप आगे जा रहे हैं कि हम सिर्फ उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम देख रहे हैं कि दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका आपस में इन दोनों का क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, ये दोनों आपस में, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। सिर्फ इन दोनों का नहीं, बल्कि फिर हम देख रहे हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट है इनके ऊपर, क्योंकि नॉन लिविंग फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। कैसे? जैसे आप एग्जांपल लेके देख सकते हो, मान लो किसी जगह के ऊपर वाटर है लेकिन वहाँ पे सनलाइट नहीं है। अब मुझे बताओ, वाटर और सनलाइट दोनों के दोनों नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। अगर वाटर है, सनलाइट नहीं है, वहाँ पे लाइफ होगी, बहुत लेस लाइफ होगी, वहाँ पे बहुत कम लाइफ होगी, मतलब बहुत ना के बराबर। ऐसे मान लो कहीं पे वाटर ही नहीं है लेकिन सनलाइट बहुत सारी है, वहाँ पे भी नहीं होगी। इसका मतलब ये चीज़ें, फैक्टर्स भी तो इम्पैक्ट कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं। देखो, कहीं पे साइल में अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा मतलब कम होंगे, प्लांट्स कम होंगे तो वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर हम देखें कि मतलब एक जगह को दूसरी जगह के साथ कंपेयर करें तो नॉन लिविंग फैक्टर्स भी बहुत बड़ा वैल्यू रखते हैं। जैसे साइल की पीएच वैल्यू, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़, मतलब या साल्ट वैल्यू कितनी है, या फिर मान लो कि वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है। अब माउंट एवरेस्ट पे तो कोई जाके घर नहीं बना सकता ना, कहने का मतलब इतने एरियाज ऊंचे पे, क्योंकि वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? वो राइट सेट ऑफ कंडीशंस नहीं है। तो कहने का मतलब हमें इकोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं कि वो राइट सेट ऑफ कंडीशंस क्या क्या हो रही होंगी जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हुई है। अब लाइफ पॉसिबल हो गई है तो इसका मतलब हमने देखा कि वो जो सेट ऑफ कंडीशन है उसमें सिर्फ लिविंग की इंटरेक्शन नहीं, बल्कि लिविंग और नॉन लिविंग की इंटरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। लिविंग को हम बोल रहे हैं यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट, और नॉन लिविंग को हम बोल रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट। बस इतना चीज़ याद रख लेना। तो कहने का मतलब हम बायोटिक की सिर्फ इंटरेक्शन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम बायोटिक और बायोटिक साथ में
एबायोटिक की इंटरेक्शन कैसे हो रही है, उस चीज़ को भी हम इसी इकोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि मतलब ये जो सारी मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, मैंने बोला था पहले ही 10 मिनट आप अगर स्किप करना चाहो तो कर सकते थे। तो ये सारी कहानी का अगर आप देखोगे तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, इसके मेन 2 ऑब्जेक्टिव हैं, आपको याद रखना है। पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि देखो लाइफ इन आइसोलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, कि आप आइसोलेशन में लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए हमें इंटरेक्शंस की ज़रूरत है, इंटरकनेक्शंस की ज़रूरत है। अब लेकिन दूसरी इस वजह से दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, कि यही जो इंटरकनेक्शंस जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल हुई थी वही इस टाइम पे थ्रेट में है। उस वजह से आपके सिलेबस में भी ये पार्ट डाला हुआ है, कसम खा के बोल रहा हूँ। रीज़न क्या है, देखो आपको पता होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये सारे के सारे इंटरकनेक्शंस इस टाइम पे ख़तरे में हैं, ये हमें पता है, क्योंकि हमारी ग्रीड ख़त्म हो नहीं रही है। हम एक्वायर करना चाह रहे हैं जितना ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए हम नेचुरल हैबिटेट्स को तबाह कर रहे हैं, ठीक है। हम मतलब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आने वाली फ्यूचर्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव में यही था कि ये जो थ्रेट हमने खुद पैदा किया है इन्वायरमेंट के लिए, उसको, ये जो प्रॉब्लम है खुद में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, इसको एक्नॉलेज करना, ताकि आपको वो एक्नॉलेज तभी हो सकती है जब आप उस सब्जेक्ट के बारे में आपको पता हो। और अगर आपने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर लिया तो आप सोल्यूशन ढूंढोगे। तो हमें सोल्यूशन भी चाहिए, ठीक है, इस थ्रेट से बाहर निकलने के लिए। तो ये काम असल में आता है, अगर आप देखोगे ना जितनी भी पॉलिसी मेकिंग में, फिर इन्वायरमेंट का इस टाइम पे आपको पता होगा, जैसे ग्रीन जीडीपी, ये सारे कंसेप्ट इसी वजह से आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि हमारा कहने का मतलब हम सही में ना मतलब इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और वही आपके सिलेबस का पार्ट भी है। यहाँ पे देखो, पहले तो हमें इकोसिस्टम पढ़ना है ताकि हमें समझ में आ जाए कि इकोसिस्टम है क्या है, ठीक है। अभी समझाता हूँ इकोसिस्टम क्या है, उसके कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब एक तो ये आगे कि ऑब्जेक्टिव था कि हमें पता चले कि इंटरकनेक्शंस कैसे हैं, ठीक है, किसके बीच में, लिविंग बायोटिक और एबायोटिक के बीच में, या बायोटिक बायोटिक के बीच में। और दूसरा चीज़ हमने पढ़ना है कि ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ये क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि ये दूसरी जो इसका ऑब्जेक्टिव था ना इस सब्जेक्ट का, उसको फुलफिल करने के लिए। उसी के चक्कर में आपके सिलेबस में सिर्फ यही 2 चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। और यहाँ पे जीके के पोर्शन में आपको तो सिर्फ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी दे रखा है, कि मतलब ओवरऑल आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये खुद में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन चलो हम कोशिश करेंगे जितना इसको कवर कर सके। तो आपको ओवरऑल समझ में आया कि कहने का मतलब ये जो कहानी मैं सुना रहा था, ओवरऑल हमने सिंपल इतना देखना है कि इकोलॉजी का असल में मतलब क्या है, इकोलॉजी किसको बोलते हैं। तो अभी हमने देखा कि इकोलॉजी बायोलॉजी से डराइव हुआ सब्जेक्ट है। तो इकोलॉजी में एक्चुअली, अब जैसे आपको पता है फिज़िक्स है, फिज़िक्स खुद में एक सब्जेक्ट है, फिज़िक्स के अपने लॉज हैं, ऐसे इकोलॉजी के भी अपने लॉज हैं। फिज़िक्स के लॉज इस अर्थ के बाहर भी लगते हैं। अब मार्स पे चले जाओ, फिज़िक्स के लॉज लगा सकते हो, स्पेस में फिज़िक्स के लॉज जनरली लगते हैं। लेकिन इकोलॉजी के जो लॉज हैं, वो इकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो इकोलॉजी के लॉज सिर्फ इस अर्थ के ऊपर लगते हैं, इस अर्थ के बाहर किसी प्लेनेट पे नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि लाइफ सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है। और इकोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं, हम उसी वो लाइफ पॉसिबल कैसे हुई, क्योंकि वो इंटरेक्शंस की वजह से हुई। और इंटरेक्शन किस किस के बीच में थी, बायोटिक और एबायोटिक के बीच में, ठीक है। तो वो वाली इंटरेक्शंस पढ़ने का नाम, ठीक है, एक स्टडी करने का नाम। जैसे फिज़िक्स एज ए सब्जेक्ट है, ऐसे ही इकोलॉजी क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक साइंटिफिक स्टडी का नाम है। सिंपल इतना याद रखना है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। मैंने क्या बोला कि इकोलॉजी में भी डिफाइंड एज, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये साइंटिफिक स्टडी है किसकी, रिलेशनशिप्स की, किस किस के बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपस में और इन्वायरमेंट के साथ। तो आपस में का मतलब हो गया बायोटिक बायोटिक, और इन्वायरमेंट के साथ हो गया कि एबायोटिक, मतलब इन्वायरमेंट की और लिविंग थिंग्स की आपस भी, ठीक है, मतलब बायोटिक और एबायोटिक की इंटरेक्शन। तो कहने का मतलब हम इसमें मेन अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं, मेन हमारा मकसद क्या है कि हम देखेंगे कि जो स्पीसीज़ हैं, स्पीसीज़ किसको बोलते हैं अभी मैं नीचे समझाऊंगा। स्पीसीज़ आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं किसी भी इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम क्या है ये भी हम नीचे पढ़ेंगे। तो स्पीसीज़ जब इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो वहाँ पे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का फ़्लो कैसे होता है। कहने का मतलब वो देखो, ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी का फ़्लो होना ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स का बनना ज़रूरी है, हमने बायोलॉजी में पढ़ा। तो कहने का मतलब लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इन्हीं का फ़्लो हम पढ़ते हैं किस सब्जेक्ट में, इकोलॉजी में। तो कहने का मतलब इकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम। अब देखोगे तो इसमें मैंने वही चीज़ें लिखी हुई, आप आराम से पढ़ सकते हो। ये जो टर्म है, ये जैसे मैंने बताया कि ये बायोलॉजी से इवॉल्व हुई है, तो ये रखा किसने था, ये नाम किसने रखा था, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, उसका नाम था अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, अस्ट हैकल, ठीक है, अस्ट हैकल नाम था उसका। तो ये 2 वर्ड से बनी हुई है। एक ये जर्मन वर्ड है ओकस और लोगोस। ओकस का मतलब होता है होम और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो क्या ना मतलब स्टडी ऑफ होम, ये वाला होम वाला अपना वाला घर, होम की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। होम का मतलब एज ए
प्लेनेट अर्थ की बात कर रहे हैं, तो हम स्टडी ऑफ प्लेनेट अर्थ को ही नाम क्या दे रहे हैं? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है? खुद में एक सब्जेक्ट है। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, मैंने इतना सारा बता दिया। तो अब बात करते हैं कि अब अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो आप कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना। जैसे मान लो अपने फिजिक्स पढ़नी है, तो फिजिक्स का कोई भी लॉ आपने अप्लाई करना है तो कहीं पे तो करोगे ना, कोई तो एक्सपेरिमेंट करोगे, कोई तो एक जगह पकड़ोगे, कोई लैब पकड़ोगे, कुछ भी पकड़ोगे। सेम वैसे ही जब हम इकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले एक बेसिक यूनिट चाहिए जहाँ पे हम ये चीज़ देख सकें। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका अपना घर हो सकता है, वो आपके बाहर का पार्क हो सकता है, और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर के जो इंटेस्टाइन जहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स लगे हुए हैं, पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन और ये जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा, वो भी खुद में एक इकोसिस्टम है। आप बोलोगे इकोसिस्टम कहाँ से आ गया? वो एक बेसिक यूनिट है जिसको आप पढ़ सकते हो। तो इकोलॉजी में सबसे पहले हमें एक बेसिक यूनिट चाहिए जहाँ पे हम स्टडी करते हैं। स्टडी कहाँ किस चीज़ की करेंगे कि वहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। बायोटिक एबायोटिक क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी है, देखो हमने बोला स्टडी ऑफ इकोलॉजी का, अभी हमने देखा कि इकोलॉजी खुद में एक सब्जेक्ट है जहाँ पे हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं इंटरेक्शंस की, लेकिन उसके लिए हमें एक बेसिक यूनिट चाहिए। उसी बेसिक यूनिट का नाम क्या है? इकोसिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इकोसिस्टम हम किसको बोल रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया अभी आ जाएगा आगे जाके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इकोसिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं कोई भी ऐसी प्लेस, अब कोई भी प्लेस चुन लो, ठीक है, जहाँ पे कोई भी कम्युनिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हों, कहने का मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स हों वहाँ पे, और वो इंटरेक्ट कर रहे हों किसके साथ? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो इकोसिस्टम है ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत लार्ज भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप पूरी की पूरी अर्थ को भी एज ए इकोसिस्टम मान सकते हो, ठीक है, उसको सोच सकते हो कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। तो वो आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो इकोलॉजी में मैंने आपको बताया कि इकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है किसकी? बायोटिक और एबायोटिक के इंटरेक्शंस को पढ़ने की। अब उसमें आप बेसिक यूनिट क्या रखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप छोटा भी रख सकते हो, आप बड़ा भी रख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। असल में यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले हाइड्रोस्फीयर, तो आपको ये चीज़ें तो आपको पता होंगी ना। हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया पानी में जितनी भी लाइफ है उसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। सेम ऐसे लिथोस्फीयर मतलब हम अर्थ के ऊपर, लैंड के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम वाटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लैंड की बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर मतलब हमारे ऊपर के जितने भी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वहाँ पे जो भी लाइफ बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शंस हैं वो आ गया आपका एटमॉस्फेयर, ये आ गया आपका लिथोस्फीयर, ये आ गया हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों की अगर आप ओवरलैप देखोगे ना तो उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। यहाँ पे अगर नहीं समझ आ रही है नीचे आके आ जाएगी, ये वाली डायग्राम में लास्ट में समझाता हूँ लेक्चर ख़त्म करते करते, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया कि इकोसिस्टम बहुत बड़े भी हो सकते हैं, मुझे याद नहीं रहा यहाँ पे मैं डायग्राम एक्चुअली डालना चाह रहा था, भूल गया मैं, सॉरी, कि मराइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का देखो मैंने आपको क्या मतलब बताया अभी, इकोसिस्टम यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब हो गया ये बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी है, मतलब वो बड़ा भी हो सकता है जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे मान लो मराइन इकोसिस्टम खुद में बहुत बड़ा है, पूरी की पूरी मराइन लाइफ के बारे में, ठीक है। वहाँ पे कितनी सारी स्पीसीज़ रह रही हैं, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, वाटर के साथ उनका क्या लेना देना है, बाकी नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ उनका कैसा इंटरेक्शन है, वो सारा कुछ मराइन इकोसिस्टम में आ गया। सेम ऐसे ही फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सेम ऐसे ही ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सेम ऐसे ही डेजर्ट इकोसिस्टम। हो सकता है आने वाले टाइम में हम मतलब अगले वाले लेक्चर्स में हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम में हम मतलब कुछ बड़े बड़े इकोसिस्टम पढ़ सकते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ आ सकें। तो फिलहाल तो आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा, जैसे एज ए मराइन इकोसिस्टम भी हो सकता है, दूसरा एज ए इंटेस्टाइन, आपकी अंदर की इंटेस्टाइन में चले जाओ तो वहाँ पे भी आपके इकोसिस्टम है। अब पार्क में चले जाओ, वहाँ पे देखो कि कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। वहाँ पे नीचे आप देखो कि चूंटियाँ भी चल रही हैं, वहाँ पे लोग भी चल रहे हैं, वहाँ पे कुत्ते भी घूम रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे चिड़ियाँ भी आ रही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इन सब का आपस का इंटरेक्शन है। इसके पीछे मैं आपको एक कहानी भी सुनाता हूँ। देखो इसमें चाइना में ना एक बार हिस्ट्री की बात है, तो उस टाइम पे एक राजा था चाइना का, तो उसने क्या किया था कि वहाँ पे ना स्पैरोज़ बहुत ज़्यादा फैल गए हुए थे जो फसल को खा रहे थे। मतलब जितनी भी उन्होंने वो लगाया हुआ था ना अपना, जितना भी वो अनाज वगैरह लगाते थे तो उसको वो खा रहे थे बहुत ज़्यादा। तो उस राजा ने डिक्लेयर किया कि हम जितने भी स्पैरोज़ हमें दिखेंगे हम सबको मार देंगे। तो उन्होंने पकड़ पकड़ के मारे स्पैरोज़, मान लो 1 लाख स्पैरोज़ मार दिए उन्होंने। फिर उन्होंने देखा कि यार 2 साल भी नहीं गुजरे, 2 साल के अंदर अंदर उनकी वहाँ पे ना फेमाइन आ गई, ठीक है, कहने का मतलब भूखमरी आ गई। रीज़न जब ढूंढा गया कि क्या रीज़न था, कि वो ये स्पैरो आगे जो, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये किसको खा रहे हैं, हमारी अनाज फसल को खा रहे हैं। वो एक्चुअली वहाँ पे कुछ माइक्रोब्स थे जो उस फसल को तबाह करते थे, उनको आके खाते थे, वो उन कीड़ों मकोड़ों को खाते थे। तो कहने का मतलब, मेरा स्टोरी सुनाने का मतलब है बीच में सिंपल इतना था कि कहने का मतलब ये इंटरेक्शन कैसे होती हैं आप सोच भी नहीं सकते,
ठीक है, कैसे एक दूसरे के ऊपर ये लिविंग और नॉन लिविंग लाइफ कैसे पॉसिबल हुई, ये खुद में बहुत बड़ी मरेकुलस चीज़ है। और इसमें लिविंग और नॉन लिविंग का दोनों का इंटरेक्शन है, और उसी को हम पढ़ रहे हैं किसमें, इकोसिस्टम में। ठीक है, मतलब इकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, और इकोसिस्टम उसी का एक पार्ट है, जहाँ जिस चीज़ को आपने पकड़ लिया ना एज ए स्टडी, वो इकोसिस्टम कहलाती है। सिंपल सी चीज़, इतनी याद रखो, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पे भी आएंगे वहाँ पे भी। जैसे मैंने आपको पार्क की एग्जांपल दी, जैसे मान लो कि कोई लकड़ी कटी हुई है वहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे भी देखोगे आप तो 4-5 टाइप के लोग आके यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज आके अपना अपना काम कर रही हैं, ठीक है। एज ए इंडस्ट्राइन मैंने ये बोला। तो कहने का मतलब आप इकोसिस्टम को बोल सकते हो, इट कैन बी ए वेरी स्मॉल प्लेस, इट कैन बी ए वेरी लार्ज प्लेस, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी। तो अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हो कि एनी प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू स्टडी क्या, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स टुगेदर, कि जहाँ पे उन दोनों की आपस की इंटरेक्शन में पढ़ूंगा, ठीक है, उस प्लेस को मैं क्या बोलूँगा, इकोसिस्टम है, ठीक है। तो अब इकोलॉजी क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसी भी एक प्लेस पे, किसी यूनिट पे, उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इकोसिस्टम। तो कहने का मतलब जैसे हम फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, उसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ मान लो लैब में या घर पे, या फिर मान लो कि मैंने स्कूटर बनाया तो मैंने फिजिक्स के लॉज वहाँ पे अप्लाई किए, तो वो जो जिस चीज़ पे मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इकोलॉजी। जब एज ए सब्जेक्ट की बात करते हैं और जब हम उसे किसी यूनिट के ऊपर अप्लाई करते हैं, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा ये वो मतलब एक्स्ट्रा वाली बातें कर दी हैं यहाँ पे, लेकिन चलो ठीक है। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हुए, मैंने आपको बताया, जितने भी लिविंग फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे, उनको हम मेजरली डिवाइड करते हैं कि मतलब वो किस बेसिस पे करते हैं कि वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं। ये चीज़ हमने बायोलॉजी में भी पढ़ी थी कि प्रोड्यूसर्स आगे आपके जो पहले मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल हैं किस चीज़ के लिए, कि वो अपनी न्यूट्रिशन खुद बना सकें, दूसरों पे डिपेंडेंट ना हों। जैसे प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, कुछ तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं। तो हमने ये प्रोड्यूसर्स पढ़े थे, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या है, तो प्रोड्यूसर्स कौन से हो गए, वही ग्रीन प्लांट्स वगैरह, ठीक है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो वाले ऑर्गेनिज्म आगे जो इन पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते थे, हिटोट्रॉप्स हमने अच्छे से पढ़ा था, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। उसके बाद तीसरा हमने इसको डिवाइड किया हुआ है डीकम्पोजर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ये करते क्या है एक्चुअली, ये ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई, हमने असल में अच्छे से पढ़ा भी था। जैसे प्लांट्स का क्या काम होता है, मुझे बताओ, प्लांट्स कैसे, जैसे प्लांट्स काम कैसे करते हैं, आपको पता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर, जो हमने उसमें बायोलॉजी में पढ़ा, और बनाते क्या हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ मतलब इसकी अपोजिट, जो बैक्टीरिया के अपोजिट कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स के अपोजिट। जैसे एनिमल में रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था, रेस्पिरेशन में होता क्या है कि फूड कैसे डिकम्पोज होता है हमारा, फिर लास्ट में उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है उसमें। सिमिलरली बैक्टीरिया में भी होता है। तो कहने का मतलब वो डिकम्पोजिशन करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक मैटर की इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। आई होप ये क्लियर होगा आपको, मतलब ये पता होगा ये चीज़ें। तो ये हमने थोड़ा सा रिवाइज किया। तो कहने का मतलब वही चीज़ मैंने लिखी कि ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कौन कौन से, पहला आ गया आपका प्रोड्यूसर, जिसे हम ऑटोट्रॉप्स भी बोल रहे हैं। फिर आगे आपके कंज्यूमर, जिसे हम हिटोट्रॉप्स बोल रहे हैं। तो हिटोट्रॉप्स क्या होते थे, जो कंज्यूम करते थे, क्या, जो ऑटोट्रॉप्स बनाते थे उसको वो कंज्यूम करते थे, इसलिए हम उन्हें कंज्यूमर बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, फिर उसी के बेसिस के ऊपर कि भाई उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, या फूड के बेसिस के ऊपर हमने देखा था ये हम कार्निवोरस हो सकते हैं, ओमनिवोरस हो सकते हैं, हर्बीवोरस हो सकते हैं। ये चीज़ें हमने बायोलॉजी के लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ी हुई हैं। डीकम्पोजर जैसे मैंने बोला आपको, सेप्रोट्रॉपिक जिनको हम बोल रहे हैं, सेप्रोट्रॉप्स, तो दे आर मोस्टली बैक्टीरिया और फंगी होते हैं, वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। और वो करते किस लिए, ताकि अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। लेकिन इस प्रोसेस में हो क्या जाता है कि वो पूरे के पूरे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स कैसे रिसाइकल होंगे। अब उसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए, जिनमें हमने जनरली 3 कैटेगरी में इसको भी डिवाइड कर दिया। जैसे फिजिकल फैक्टर्स, जैसे सनलाइट, देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है। टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, ठीक है। ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं हमारे। एक तो फिजिकल फैक्टर्स हो गए, दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और तीसरे आ गए ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक में जैसे CO2, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सारे। ऑर्गेनिक में जैसे CH4 है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ गए हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। यहाँ तक आई होप कल क्लियर हो रहा है आपको कि बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स। यहाँ पे मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक लिखा। अगर किसी को नहीं पता ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने थोड़ा सा लिख दिया। वैसे मैंने बायोलॉजी के लेक्चर में बताया भी था।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में असल में हम जैसे आप देखोगे ना, अगर 17th 18th में ना, उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये नेचर में ही एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें हम लैब में तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन रखी गई थी वो ये थी कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन का किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड होगा तो हम मानेंगे कि वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन टाइम के साथ आज की अगर हम बात करें तो आज हमारे पास आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हम लैब में नहीं बना सकते, लैब में बन जाते हैं अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, ठीक है, तो लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा अगर देखोगे तो मतलब आज भी हमारी डेफिनेशन ऑलमोस्ट थोड़ी ट्रेडिशनल हिसाब से मतलब हिस्टोरिकल चल रही है, तो हम यही मानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा तो वो ऑर्गेनिक है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे यूरिया है या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड है CCl4, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे CCl4 में कार्बन के साथ क्लोरीन के 4 बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन आप देखोगे CCl4 जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेम ऐसे यूरिया की अगर बात करें, यूरिया में कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यही चीज़ें हैं। दूसरा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या चीज़ है। बायोमॉलिक्यूल्स असल में अगर देखोगे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनके अंदर आप देखोगे वो किससे बने हुए होते हैं। तो ऐसे तो आप देखोगे मतलब इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, लेकिन हम बोल सकते हैं जनरली 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से मॉलिक्यूल से जनरली बने हुए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड है। क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब असल में आप देखोगे ना, अगर किसी भी कोई भी ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रह रहा है, मतलब बाहर बना रहे हैं, जैसे मान लो लैब में या किसी इंडस्ट्री में बन रहा है वो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। अभी मैंने बताया बायोमॉलिक्यूल वो हो गया जिससे हम बने हुए हैं खुद, लेकिन अगर वही वाला ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स या प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड अगर वो प्रिपेयर हो रहा है लैब में या यूज़ हो रहा है लैब में या इंडस्ट्रीज़ में, हम उसे एबायोटिक फैक्टर मानेंगे अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। याद रखना इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ, बायोमॉलिक्यूल अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है, उसके इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, जैसे लैब में कर रहा है या इंडस्ट्री में, उसे हम एबायोटिक फैक्टर मानते हैं। लेकिन अगर सेम बायोमॉलिक्यूल अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, उसे हम बायोटिक फैक्टर मानते हैं। तो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर थोड़े से मैंने ये कंपोनेंट्स कवर करने की कोशिश की आपको ताकि थोड़ा समझ आ जाए। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा है, मैं पता नहीं ये पूरा कवर करवा पाऊँगा कि नहीं, पिछले 2 दिन से मेरी यही हालत है। तो और क्या क्या पढ़ना है इसमें हमने, जैसे देखो अब हमारा जो तरीका रहेगा, सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, और इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म में जैसे एक अडाप्टेशन का कंसेप्ट आता है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। पॉपुलेशन ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पॉपुलेशन में देखेंगे, बायोटिक इंटरेक्शन, इकोलॉजिकल नीच वगैरह ये हम देखेंगे, नीच ये इसमें कम्युनिटी में। फिर इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्शन, फूड चेन, ये न्यूट्रिएंट साइकिल, उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, उसके बाद होमोस्टैटिक ऑफ एन ये इकोसिस्टम, ठीक है, होमोस्टैटिस, उसके बाद इकोलॉजिकल सर्विस। ये सारी चीज़ें हमने इकोसिस्टम, क्योंकि हमारा सिलेबस का पार्ट है तो इसको थोड़ा सा हम डेप्थ में पढ़ेंगे। फिर हम टाइप ऑफ इकोसिस्टम में चले जाएंगे और बायोम्स, ये हमारा जनरली रहेगा, जो फर्स्ट वाला टॉपिक है हमारा। फिर उसके बाद हम फूड वेब और वो चीज़ें भी कवर कर लेंगे साथ साथ में। अब देखते हैं कितने हमारे लेक्चर्स इसमें कवर होते हैं। अब असल में मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको हो सकता है बहुत सारी ये हैबिटेट और इको सिस्टम को मैं आपस में इंटरचेंजली भी यूज़ करूँ, हालांकि मैं इसको यूज़ कर नहीं सकते हैं, कर भी सकते हैं, कर भी नहीं सकते। अगर आप टेक्निकली देखोगे इन दोनों का अलग अलग मतलब है। इको सिस्टम मैंने आपको बताया, इको सिस्टम क्या होता है, जैसे हमने बताया कोई भी मतलब वो वाली प्लेस जहाँ पे हम बायोटिक और एबायोटिक की इंटरेक्शंस को पढ़ रहे हैं, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। और हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि मतलब इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ठीक है, पर रह रहा है क्या मतलब कि वहाँ पे उसकी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, ठीक है। तो हमें ह्यूमंस को छोड़, जैसे मान लो मेरी हैबिटेट की अगर बात करूँ, मैं दिन को ऑफिस में होता हूँ, ठीक है, तो ऑफिस में मेरा एज ए हैबिटेट काम कर सकता है, मेरा एड्रेस है कुछ देर के लिए है वहाँ पे हैबिटेट, वो भी है। लेकिन अगर हम एनिमल्स पे चले जाएँ तो वहाँ पे जो उनका हैबिटेट होता है, जनरली इकोसिस्टम भी अगर हम देखोगे तो उनका वही होता है जहाँ पे हम स्टडी करेंगे उनकी, वो वहीं पर रिप्रोड्यूस करते हैं, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ह्यूमन्स को छोड़ के अगर बात करें तो इसलिए इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकता है ये, और नहीं भी सकता। तो हैबिटेट की मैंने वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि मतलब कोई भी प्लेनेट अर्थ के ऊपर प्लेस जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बेसिक लाइफ रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, उसे हम हैबिटेट बोलते हैं, जहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप एड्रेस की बात करोगी तो वो एड्रेस क्या है, उसका हैबिटेट है। और इकोसिस्टम तो हमने पढ़ ही लिया, इकोसिस्टम का क्या मतलब है, वही मैं बता रहा था कि टेक्निकली ये दोनों कंसेप्ट्स अलग हैं, लेकिन इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है इंसानों को छोड़ के बाकी जगहों के ऊपर। तो जहाँ मान लो किसी बुक से भी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे वो इकोसिस्टम की जगह हैबिटेट लिख रहा है, तो परेशान नहीं होना। तो मैंने वही यहाँ पे हैबिटेट की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी थी कि इट इज़ अ नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म और ए पॉपुलेशन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म लिव्स, ठीक है, समझ रहे हो कि कोई भी नेचुरल इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म या उसकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन जहाँ पे रह रही हो,
ये एक स्पेसिफिक प्लेस होगी जहाँ पे वो अपना फूड, शेल्टर और बाकी जितनी भी सूटेबल कंडीशंस हैं वहाँ पे सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए वो पूरी करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये एड्रेस है किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का, क्या है, ये एड्रेस है। ठीक है, अब जैसे डेजर्ट जो है पूरी की पूरी, वो एक बहुत बड़ा लार्ज हैबिटेट बोल सकते हो आप, क्योंकि डेजर्ट अगर मतलब हैबिटेट को भी आप छोटा हैबिटेट भी सोच के देख सकते हो, बहुत बड़ा हैबिटेट भी जहाँ पे वो रह रहा हो। अब यहाँ पे एन नंबर ऑफ स्पीसीज रह रही हैं डेजर्ट में। ठीक है, तो डेजर्ट एज ए हैबिटेट भी सोच सकते हैं। ऐसे ही मैराइन इकोसिस्टम जो पूरा का पूरा मैराइन है, मैराइन को भी एज ए हैबिटेट मान सकते हो आप। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको सिर्फ डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि हैबिटेट का मतलब क्या है। ठीक है, कोई भी जैसे मान लो कोई भी स्पीसीज़ है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जो एड्रेस है उसे हम हैबिटेट बोल रहे हैं। जहाँ पे वो रह रहा है सिर्फ किस चीज़ के लिए, अपनी बेसिक लाइफ रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, उसे हम क्या बोल रहे हैं, वो। और आपको ये पता चल गया कि इकोसिस्टम किसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप अब तक तो पता चल ही गया होगा। उसके बाद बात करते हैं लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये वाली डायग्राम मैंने 12th की वो बायोलॉजी से उठाई थी, बायोलॉजी की उससे। ये मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सॉरी। तो ये थोड़ा सा मैं डेप्थ में पढ़ाना चाह रहा था आपको। ये असल में ये सिर्फ एक डायग्राम नहीं है, ये खुद में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाने के लिए। इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। कल हम कोशिश करूँगा मैं, सेहत ठीक रहनी चाहिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।